जो अपने गायों को खूब स्नेह प्रेम करता। रामचंद ग्वाला अपने खेतों से अपने गायों के लिए बहुत सारे घास ला रहा था। महिलाएं देखती और रामचंद पे मुस्कुराती हंसती। एक दिन गांव की एक महिला रामचंद को बोलती, ओ रामचंद, कितने दिन तक कुंवारे रहोगे? अब तो विवाह कर लो। अकेले काम कर रहे हो, कम से कम पत्नी आ जाएगी तो साथ में तो करोगे। घर बसाना है कि नहीं अपना? गांव के महिला हर दिन रामचंद को कुछ न कुछ खरी खोटी सुनाते और मजाक बनाते और खूब झूम लगा के हंसते, लेकिन रामचंद को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सुन के भी अनसुना कर दे। एक दिन तो हद ही हो गया। सारी महिला इकट्ठा होके रामचंद के घर के पास आ जाते हैं। वे लोग देखते हैं रामचंद को बाहर खाना खाते हुए और अपना गाय को चराते हुए। देखो सहेलियों, देखो, रामचंद गाय भी चरा लेता है और दूध भी निकाल लेता है और खाना भी खा रहा है। बेचारा अकेले कितना काम करता है। रामचंद, अरे ओ रामचंद, मैं तो कहती हूँ मेरे ख्याल से विवाह कर लो। मैं तुम्हारे लायक एक लड़की देखी हूँ, तुम्हें पसंद आएगा जरूर। रामचंद महिलाओं की बात को सुन के अनसुना कर देता। महिलाएं बहुत जलती, क्योंकि रामचंद एक महिला के भांति काम करता था। सारा काम काज अकेले कर लेता था। यह अकेले अकेले खा रहे हैं और बता भी नहीं रहे हैं। कैसा लगा मेरे हाथों के बना भोजन? बताओ, सही तारीफ करो। इतना खराब खाना बनाती हो लीला तुम। अगर थोड़ा सा नमक कम ही डालोगे तो क्या भूकंप आ जाएगा। जाकर सीखो कुछ रामचंद से। पुरुष है लेकिन इतना सुंदर खाना बनाएगा, खाकर मन भर जाएगा। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती है। अगर मैं कुछ भी करूं तो बेकार और रामचंद करे तो ठीक। ऐसा क्यों जी? देखो नीलम, जो है सो है, उसे कोई झुठला नहीं सकता है। रामचंद अपना खाना बनाने से लेकर अपना गाय का काम करता है एक औरत के भांति। ये रामचंद का कुछ न कुछ करना होगा। ये रामचंद पूरे घर मेरा तोड़ देगा। भोजन बनाती हूँ तो रामचंद अच्छा बनाता है, घर में काम करती हूँ तो रामचंद। भोलपुर के सारे महिलाएं इकट्ठा होते हैं और एक फैसला लेते हैं। वे लोग बहुत तंग आ चुके थे अपने पतियों से रामचंद के कारण। हर बात में रामचंद यह सोच के सारे लोग एक फैसला लेते हैं रामचंद के लिए। अरे बहनों, सुनो मेरी बात कंठस्थ से, और कोई बोली चाल नहीं होनी चाहिए। हम लोग मिलके एक लड़की ढूंढते हैं जो अनाथ होगी, उसके माता पिता नहीं होंगे, और वह लड़की को रामचंद से विवाह करा देंगे। सारे महिला अपने अपने बातें रखते हैं। कोई तो कहता है कि मैंने देखा एक अनाथ लड़की को, कोई कहती है मैं देखी हूँ एक अनाथ लड़की को। सारे महिला की बातें सुनकर एक निष्कर्ष निकलता है कि हम लोग ढूंढेंगे मिलकर एक अनाथ लड़की। एक दिन रामचंद अपने गायों को ले जाकर पहाड़ों के बीच में चरा रहा था। फिर थोड़ी ही देर में जगमोहन आता है, जो गांव का ही एक किसान था। अरे भाई रामचंद, तुम्हारे लिए लड़की देखा गया है जो बहुत सुंदर है और बहुत काम करेगी। वो अनाथ है लेकिन अब तो तुम्हारा भी हाथ पीला होने वाला है, सारा काम से छुटकारा मिलने वाला। जगमोहन भैया, मुझे लगता है यह काम नीलम भाभी का ही होगा, क्योंकि नीलम भाभी है मेरी विवाह के पीछे पड़ी हुई है। पूरी गांव की महिला से नीलम भाभी फास्ट है। मैं तो कर लूंगा विवाह। रामचंद का विवाह करा दिया जाता है बगल गांव की गीता से। गीता बहुत खुश होती है और रामचंद भी खुश होता है। मतलब दोनों का जिंदगी खुशी खुशी बीत रहा था। लेकिन एक दिन, गीता तुम खुश हो ना? देखो मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मेरी भी माँ नहीं है और ना ही बाप है, और तेरा भी बाप नहीं है ना ही माँ है। हमारा इस दुनिया में कोई नहीं हम दोनों के अलावे। तो तुम गोलगप्पे का दुकान करो और मैं नारियल पानी का करता हूँ। गीता खुशी खुशी सहमत हो जाती है और बोलती है रामचंद से कि मैं तैयार हूँ गोलगप्पे का दुकान करने के लिए और अमीर बनने के लिए। बाजार में रामचंद और रामचंद की पत्नी गीता की एक एक दुकान होती है। रामचंद का नारियल पानी का और गीता का
गोलगप्पे का यह देख के जलते हैं और बोलते हैं, अरे अभी तो नया नया शादी हुई है और अपनी पत्नी को गोलगप्पे का दुकान में बिठा दिया है, ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी भाई। लेकिन रामचंद्र तो कहाँ किसी का बात सुनता था। जैसे पहले सुन के अनसुना कर देता था वैसे अब भी करता है, चाहे कोई कुछ भी बोल दे, रामचंद्र को कोई फर्क नहीं। अरे लीला बहन, मैं क्या बताऊं, देख रहे हो ना रामचंद्र और रामचंद्र की पत्नी को, दोनों एक दिन हम लोग से भी आगे निकल जाएंगे, कुछ करना होगा लीला बहन। धौलपुर के सारे किसान और व्यापारी लगन से अपना काम करते और ईर्ष्या नहीं करते, लेकिन उनके पत्नी जलती है। और तुम्हें मैंने बोला था बीज बोने के लिए, लेकिन तुम होशो करती नहीं। सीखो, कुछ तो सीखो रामचंद्र की पत्नी से, गीता से। लीला, मैं दिन भर काम करता हूँ, मैं अच्छा से पेट भर के खाना चाहता हूँ। तुम खाना क्यों अच्छा नहीं बनाती हो लीला? जाकर देखो, देखो रामचंद्र को पत्नी को कितना अच्छा खाना बनाती है वो, कुछ सीखो। मैं सुबह सुबह तुमसे इसलिए मिलने आई हूँ क्योंकि तुम जो अच्छे अच्छे भोजन बना के रामचंद्र को खिलाती हो ना, एक दिन वो तुम पे धौंस जमाएगा। ये मेरी छोटी प्यारी बहन, मैं कह रही हूँ रामचंद्र का कुछ काम मत किया करो, तुम्हें वो विवाह करके लाया है, नौकर थोड़ी ना हो तुम। रामचंद्र गीता को पहले ही बताया था कि गांव के भाभी लोग हैं, जो महिलाएं हैं वो उन पे जलती हैं, तो कृपया करके उनके बात में ध्यान ना दे। गीता भी ध्यान नहीं देती है, वह भी रामचंद्र की तरह सुन के अनसुना कर देती है और धीरे धीरे मुस्कुराती है और बोलती है ठीक है। पता है लीला, आज मेरे पति मुझे क्या बोले कि तुम भी गीता से कुछ सीखो। बैगन का भरता खिलाई थी आज, बहुत स्वादिष्ट था। रामचंद्र भी ना। गीता मेरी छोटी बहन, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ देखो, और लीला भाभी भी तुम्हारे लिए भेजी है, तुम मस्त खाओ। नीलम की मिठाइयाँ देख के गीता बहुत खुश हो जाती है। वह सोचती है कि कितना मानते हैं हमको, कितना प्यार करते हैं, कितना स्नेह करते हैं, सारा मिठाइयाँ रख लेती है गीता। वो कुछ ही देर में नीलम चली जाती है। नीलम के जाने के बाद गीता मिठाइयाँ खा लेती है। गीता सोचती है बहुत स्वादिष्ट मिठाइयाँ हैं, लेकिन नीलम उस मिठाइयाँ में जहर मिला दी थी। ये क्या हो गया जगमोहन भैया, मुझे तो विवाह ही नहीं करना था। मैं ना विवाह करता और ना ही मेरा गीता मरती। मुझे कैसे जीना मुझे पता। आज मेरा आत्मा को ठंडक मिला लीला, आज मैं तो शांति से जीऊंगी। अब कोई रामचंद्र नहीं और ना ही कोई गीता। तुम्हें हंसी नहीं आ रही इस बात पे? नहीं जी सकते तेरे बिना हो मेरे रामचंद्र, मैं नहीं छोड़ूंगी तेरे दुश्मनों को। मेरे रामचंद्र, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जीने दूंगी जैसे मैं जी रही हूँ। उस सबको मारूंगी जो हम दोनों को अलग किए हैं। वे लोग को क्या पता कि मैं कौन हूँ। मैं तो वन की रानी हूँ और मैं तो इंसानों को रोकने इसलिए आई थी क्योंकि मैं तुम्हारा मेहनत देखकर परेशान हो गई थी। मेरा तो जीवन तुम लोगों से अधिक है। मैं इंसान नहीं, मैं वन की रानी हूँ, प्रकृति की रानी हूँ। मैं जब तक जीवित हूँ तब तक तुम लोग जीवित हो, मैं मर गई तो तुम लोग भी मर जाओ। अपने आप को अनाथ बताने वाली गीता एक वन के रानी निकली, जिसको नीलम ने मिठाइयों में जहर मिला के दे दी थी। बेचारा रामचंद्र कितना खुश था, किसका नजर लग गया उसका। उसकी पत्नी भी तो बहुत अच्छे अच्छे भोजन वो बनाती थी, तो नजर लगेगा ही। अजी, कभी कभी मेरे बारे में भी सोच लीजिए। अब तो वो मर गई, फिर भी उसी को सोचते हो, बस गीता गीता। धौलपुर गांव वालों को पता नहीं था कि नीलम ने गीता को मारा है जहर देके। जो लोग को पता नहीं था वे लोग नीलम को अच्छा समझते थे। आज तेरी आखिरी दिन है नीलम, तुमने
मेरा रामचंद्र को अलग किया है मेरा से। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी नीलम, आज तेरा आखिरी दिन है। गीता तुम तो जिंदा हो। मैंने तुझे जहर दे के मार दिया था ना। मुझे माफ कर दो गीता, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई गीता। हाँ गीता, नीलम भाभी को माफ कर दो। जो गलती हो गई सो हो गई, अब से ये नहीं करेंगी दोबारा। और चलो हम लोग नया जिंदगी शुरुआत करते हैं। चलो गीता। गीता अपने साथ रामचंद्र को वन में ले जाता है और उसके पशुओं को भी। और रामचंद्र भावुक होकर रोने लगता है गीता को देख के और बहुत खुश होता है। भूलपुर गांव के महिलाओं को भी अपना गलतियों का एहसास होता है और रामचंद्र और गीता से माफ़ी मांगने जाते हैं वन, और मिलने भी जाया करते हैं हफ्ते में एक बार। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया, कहानी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और घंटी दबा दियो। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।